हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर IIT जेईई या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का जो NCERT का चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसको टॉपिक 2.3 से आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे। अगर आप नहीं देखे हैं उन क्लासेस को तो उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि यहाँ से हमको एक बेसिक फार्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q एट द ऑरिजिन। हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट चार्ज Q को कंसीडर करना है जो कहाँ पर है, ऑरिजिन पर। ये हमारा ऑरिजिन है O, तो ये जो Q चार्ज है ये इस ऑरिजिन पे अवेलेबल है। फिगर 2.3, ये जो फिगर 2.3 दिखाया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा ऑरिजिन पे ये चार्ज Q अवेलेबल है। फिर है फॉर डिफिनिटनेस टेक Q टू बी पॉजिटिव। अब हमको क्या करना है कि यहाँ जो हमारा है डेफिनिटी के लिए, निश्चितता के लिए हमको यहाँ पर Q चार्ज को पॉजिटिव मानकर चलना है। वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P विथ पोजीशन वेक्टर R फ्रॉम द ऑरिजिन। अब ये जो हमारा ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से R पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में P पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक पॉइंट चार्ज के कारण। ये जो पॉइंट चार्ज हमारा ओरिजिन पर रखा हुआ है इसके कारण। फिर है फॉर दैट वी मस्ट कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P। इसके लिए हमें ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए, अवश्य ही हमको कैलकुलेशन करना चाहिए वर्क का। वर्क डन कितना हो रहा है, ब्रिंगिंग मतलब लाने में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से P पॉइंट पर। मान लीजिए कि हमारा एक टेस्ट चार्ज कुछ Q0 है जो इनफाइनाइट पर है। ये इनफाइनाइट जो शो किया हुआ है इस इनफाइनाइट पे हम मान लीजिए इनफाइनाइट से हमको कहाँ लाना है, P पॉइंट पर लाना है। तो P पॉइंट पर लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, इनफाइनाइट से P पॉइंट पर लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, इस वर्क डन को हमको फाइंड करना है। इसका कैलकुलेशन हमको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क डन कितना होगा। फिर है हमारा फॉर Q इज़ ग्रेटर दैन 0 द वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज इज़ पॉजिटिव। ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू है वो क्या है, लेस देन 0 है, मतलब Q जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। और जो हमारा चार्ज इनफाइनाइट पे है टेस्ट चार्ज, वो भी क्या है, पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज है, मतलब कि पॉजिटिव छोटा सा टेस्ट चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा इस पर। ठीक है, तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो सपोज कीजिए कि इनफाइनाइट से ऐसे आ रहा है, चार्ज ऐसे आ रहा है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, किसी भी चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो अपने ऊपर क्या फील करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स को अनुभव करता है। मतलब एक F इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो चार्ज हमारा ला रहे थे इनफाइनाइट से, मान लीजिए वो Q0 है, वो Q0 और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E है, तो ये फोर्स इस पर अनुभव कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में। चार्ज इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिंस वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चूँकि वर्क डन हमारा क्या है, पाथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब वर्क डन यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट से यहाँ पर आने में हम लोग देखें वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। पिछले क्लासेस में भी ये चीज़ हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार एक पाथ चूज कर लेते हैं। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार सीधा पाथ ही चूज कर लेंगे, क्यों टेढ़ा मेढ़ा चूज करें। तो मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ इनफाइनाइट पे है, यहाँ से मान लेते हैं कि ऐसा सीधा पाथ है इनफाइनाइट से P पॉइंट पर। ये जो हमारा रेडियल डायरेक्शन है ओरिजिन का,
इसके रेडियल डायरेक्शन के अलोंग है। फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी, इनफाइनाइट से पी पॉइंट की तरफ। फिर है एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट पी डैश ऑन द पाथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप। अब ये जो रास्ता है इसमें इसके इंटरमीडिएट पॉइंट कहीं भी हम लोग मान लेते हैं, पी पॉइंट पर हमको चार्ज को लाना था इनफाइनाइट से, ठीक है। तो इसके रास्ते में यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे आना है, तो इसके रास्ते में कहीं पर भी यहाँ पर हम लोग एक पी डैश पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा पी डैश पॉइंट है, पी डैश पॉइंट पर जो हमारा क्या अप्लाई हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण हो रहा है, यहाँ पे जो चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, हमेशा चारों तरफ। उसके वजह से यहाँ पर जो हमारा चार्ज होगा इनफाइनाइट से आता हुआ चार्ज, इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश स्क्वायर। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ आर डैश हम लोग माने हुए हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच का जो प्रेजेंट दूरी है, अभी वर्तमान में जो दूरी है वो कितना है, आर डैश है। तो हम लोग जानते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लिखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहिए था, एडजेक्ट वर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो Q2 है, जो इनफाइनाइट पे जो चार्ज है हमारा, उसका वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेते हैं जनरली 1, कि ये यूनिटी है, लगभग इनफाइनाइट पे निग्लेजेबल है, तो इसको लगभग 1 कंसिडर कर लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2, तो Q1 यहाँ पे Q है और Q2 के बदले 1 कंसिडर कर लिया गया है, तो Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और आर कैप जो इसके साथ लगा हुआ है, आर डैश कैप, आर डैश इस डायरेक्शन में है, तो आर डैश कैप यूनिट वेक्टर है, बस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इसका जो फोर्स है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में आर डैश हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, आर डैश ले रहे हैं, उसी डायरेक्शन में है। मतलब फाइनली जो फोर्स अप्लाई हो रहा है पी डैश पॉइंट पर, पी डैश कहीं भी आप यहाँ कहीं भी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पी डैश पॉइंट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स का वैल्यू क्या है, Q इंटू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू आर डैश कैप, वेयर आर डैश इज़ द यूनिट वेक्टर एलोंग ओ पी डैश। जहाँ पर आर डैश जो है, ये जो है हमारा, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है, मतलब ओ पी डैश, ये ओ पी डैश का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए हम लोग, यूनिट वेक्टर मतलब सिर्फ डायरेक्शन शो करना है, तो आर डैश कैप पर अगर कैप डाल दे तो इसका डायरेक्शन शो करेगा कि इस डायरेक्शन में है, बस। फिर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स फ्रॉम आर डैश टू आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश इज। अब वर्क डन जो है हमारा अगेंस्ट दिस फोर्स, इस फोर्स के अगेंस्ट। अब मान लीजिए कि फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, ध्यान से समझेंगे कि फोर्स हमारा अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन चार्ज किधर आ रहा है, इस डायरेक्शन में चार्ज आ रहा है। तो चार्ज जब इस डायरेक्शन में आ रहा है तो वर्क डन भी इस डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट, मान लीजिए चार्ज पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब कि वर्क डन भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन हमारा इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, फोर्स के अगेंस्ट हो रहा है। फोर्स तो हमारा इस डायरेक्शन में है लेकिन वर्क इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस चीज़ को हमको ध्यान से समझना है। वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया था, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स फ्रॉम आर डैश टू आर डैश प्लस डेल्टा आर डैश इज। अब इसका कहना है कि आर डैश टू, यहाँ जो छोटा सा डिस्टेंस है उसको डेल्टा आर डैश कंसिडर कर लिया है, तो यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस के अलोंग जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो अगेंस्ट द फोर्स है। मतलब जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इधर है तो इस फोर्स अगर हम लोग इधर है अप्लाई हो रहा है और वर्क डन इधर हो रहा है, मतलब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी चाहिए हमको, तभी ऑब्जेक्ट इधर इस डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारा फोर्स का वैल्यू होगा उस फोर्स को हम लोग निगेटिव सिंबल के साथ लेंगे। मतलब इधर अगर इसका पॉजिटिव वैल्यू है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डैश स्क्वायर, तो उतना ही फोर्स हमको इधर भी चाहिए। लेकिन चूंकि वेक्टर के टर्म में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। मतलब इधर पॉजिटिव हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ से P डैश से यहाँ पर डेल्टा R डैश डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखें, ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बीच, तो इस कंडीशन में जो हमारा छोटा सा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स तो छोटा सा हो नहीं सकता है, फोर्स तो हमारा जितना लग रहा है उतना ही लगेगा, छोटा सा फोर्स करेंगे तो ऑब्जेक्ट ही नहीं मूव करेगा, तो फोर्स तो हमारा ओरिजिनल वाला ही होगा, -q/4πε0 इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर डैश। यहाँ जो डेल्टा आर डैश है पी डैश पॉइंट से यहीं तक, अभी हम लोग इसी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि पी डैश पॉइंट से यहाँ पर आने में कितना वर्क डन हो रहा है। तो जो छोटा सा वर्क डन होगा, चूँकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं, इनफाइनाइट से यहाँ नहीं ले रहे हैं, छोटा सा ही ले रहे हैं, इसलिए छोटा सा वर्क डन होगा। तो छोटा सा वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो फोर्स का वैल्यू था इंटू डिस्प्लेसमेंट, -q/4πε0 इंटू आर डैश का स्क्वायर इंटू डेल्टा आर डैश, ये हमारा छोटा सा वर्क हो गया। फिर द निगेटिव साइन एक्सप्रेशन, अच्छा निगेटिव साइन के बारे में लिख ही दिया है, द निगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज डेल्टा आर डैश इज़ लेस दैन 0। यहाँ पर निगेटिव साइन को इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि जो हमारा डेल्टा आर डैश है, छोटा सा डिस्टेंस है, वो लेस दैन 0 है। डेल्टा डब्ल्यू इज़ पॉजिटिव, मतलब छोटा सा वर्क डन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, वर्क डन जो है वो हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। टोटल वर्क डन डब्ल्यू by the external force is obtained by integrating equation 2.6 from r dash infinite to r dash r। अब ध्यान से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे जो लिखा हुआ है। इसका कहना है कि टोटल वर्क डन हमको अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए, W छोटा सा वर्क डन डेल्टा W हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए, पूरा वर्क डन चाहिए, बड़ा वाला W चाहिए। तो बड़ा वाला W निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो r डैश का डिस्टेंस है वो डेल्टा आर डैश यहाँ से यहाँ बस हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस कहाँ है, चार्ज इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट से हमारा P पॉइंट पर लाना है, ठीक है। तो हम लोग इनफाइनाइट जो हमारा जब भी हम लोग टोटल वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं उसको। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो कहाँ से शुरू हो रहा है, वो हमारा लोअर लिमिट होता है, और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो हमारा अपर लिमिट होता है। ये चीज़ हमको मेंशन करना ज़रूरी है। तो छोटा सा वर्क जो है हमारा डेल्टा डब्लू, तो छोटा सा वर्क को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल वर्क डन मिलेगा, लेकिन हम लोग कहाँ से कहाँ तक उसको इंटीग्रेशन का मतलब आप लोग जानते हैं, उसका मतलब होता है जोड़ना, उसको हम लोग आपस में एक साथ जोड़ते हैं। तो इनिशियल पोजीशन कहाँ से स्टार्ट करता है, इनफाइनाइट से, और फाइनली P पॉइंट पर जाता है। उसी चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि R डैश जो है इनफाइनाइट से लेके R तक हमारा है, और P पॉइंट जो है हमारा, ध्यान से समझेंगे, P पॉइंट जो है वो हमारा वो कितना डिस्टेंस पर है, यहाँ से R डिस्टेंस पर है, और चार्ज इनिशियली कहाँ पर था, यहाँ की तुलना में इनफाइनाइट पे, है ना, इनफाइनाइट पे था, और P पॉइंट हमारा R पे है, R डिस्टेंस पे है, इसलिए हम लोग डिस्टेंस को कहाँ से कहाँ कंसिडर करेंगे, इनफाइनाइट से लेके R तक। अब छोटा सा इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके R तक, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो हमारा जो छोटा सा वर्क है वो क्या हो जाएगा, बड़ा सा वर्क हमको मिल जाएगा। माइनस सिंबल को हम लोग बाहर कर देते हैं, फिर क्या बचेगा हमारे पास, q/4πε0 इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू डी आर डैश, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके R तक। अब इसमें ध्यान से समझेंगे, जो हमारा चार्ज है Q वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। मान लीजिए ओरिजिन पे जो हम लोग कुछ चार्ज रखे हैं वो कितना रखेंगे, 5 कूलम, 10 कूलम, 20 कूलम, 50 कूलम, 500 कूलम, जितना आपका इच्छा रख लीजिए, लेकिन वो फिक्स्ड वैल्यू ही होगा, वो कभी चेंज तो नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कांस्टेंट मानकर हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर 1/4πε0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं कितना होता है, 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट टर्म है, बाहर फेंक दिए। फिर R डैश भी देखे थे, ओरिजिन जो था हमारा, ओरिजिन से लेके P डैश के बीच का डिस्टेंस था हमारा R डैश, तो ये भी यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, मतलब जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग बाहर निकाल दिए हैं। फिर इसमें वेरिएबल कौन है, इसमें वेरिएबल हमारा dr डैश है, तो dr डैश का हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो dr डैश का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो हमको क्या मिलेगा, R डैश, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आप लोग तो जानते ही NCERT थोड़ा सा उड़ा देता है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। तो क्या है, q/4πε0 इंटू R डैश है, और dr डैश ये हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, और जो हमारा
अंदर बचता है वो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ डी आर डैश बचेगा। तो डी आर डैश का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आर डैश। ठीक है, अब आर डैश हमारा जो मिलेगा उसका हम लोग कहाँ से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आर के बीच इंटीग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ जो है हमारा डी आर डैश और इसके साथ साथ एक और टर्म हमारा वेरिएबल है, वो क्या है, आर डैश। चूँकि आर डैश हमारा इसलिए वेरिएबल है तो आर डैश सिर्फ यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस नहीं ले रहा है, वो मैंने थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहने के कारण बोल दिया था कि यह फिक्स्ड है, लेकिन यह फिक्स्ड नहीं है। चूँकि डिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है चार्ज, तो यहाँ पर कुछ अलग डिस्टेंस है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, सारे जगह अलग अलग डिस्टेंस है। तो आर डैश जो है हमारा वो चेंज हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है, जो चार्ज का पोजीशन है वो चेंज हो सकता है। चार्ज को अभी हम लोग पी डैश पॉइंट पर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए डिस्टेंस हम लोग आर डैश ले रहे थे, लेकिन यहाँ अगर सारी जगहों पे देखें तो हमारा चार्ज का वैल्यू क्या है, अलग अलग हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेरिएबल है डी आर डैश, उसके अकॉर्डिंग हमारा आर डैश क्या है, वेरिएबल है, मतलब ये इतना टर्म हमारा वेरिएबल है। मतलब q बाई 4πε0 हमारा कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचेगा, 1/r डैश का स्क्वायर और इनटू ऊपर हमारा है डी आर डैश। अब इस कंडीशन में हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, x टू दी, अब 1/r डैश का स्क्वायर है, इसको अगर ऊपर हम लोग ले जाएं तो ऊपर ले जाने पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन r डैश का पावर -2 और इनटू क्या हो जाएगा, डी आर डैश, है ना। इस तरह का हमारा कंडीशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऊपर हमारा चला जाएगा r डैश का पावर -2 और इनटू डी आर डैश। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एक फार्मूला आता है n(x टू दी पावर n-1). तो n का वैल्यू हमारा कितना है, सॉरी वो डिफ्रेंशिएशन का है, तो इसका फार्मूला होता है x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। इंटीग्रेशन का ये हमारा फार्मूला है। तो x टू दी पावर n और +1 है, तो n कितना है, -2 है, तो -2 + 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई -2 + 1 करेंगे, तो नीचे बचेगा -1 और ऊपर x का पावर -1 बचेगा। मतलब सिनेरियो कुछ इस तरह का हो जाएगा, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये जो हमारा नीचे -1 है, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया है। नीचे जो हमारा -1 है, या माइनस से यह माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और बचेगा क्या, x टू दी पावर -1। मतलब कि q बाई 4πε0 हमारा बाहर है और यहाँ पर क्या बचेगा, r टू दी पावर -1 बचेगा, है ना। मतलब r डैश टू दी पावर -1, सॉरी r डैश टू दी पावर -1। तो ये -1 लिखने का मतलब क्या हो जाएगा, q बाई 4πε0 और इंटू 1/r डैश। किसी भी चीज़ का पावर अगर माइनस हो तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर का फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। और कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट इनफाइनाइट है और अपर लिमिट कहाँ है, r, अपर लिमिट इन r है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r डैश के बदले पहले हम लोग ये डालते हैं अपर लिमिट को, फिर बीच में माइनस का सिंबल डालते हैं, फिर इसके बदले हम लोग लोअर लिमिट को डालते हैं, है ना। तो r डैश के बदले हम लोग r को डालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ जो r लिखा हुआ है इसको अभी भूल जाइए, इस तरह का सिचुएशन है। q बाई 4πε0 इंटू 1/r हो जाएगा नीचे, r डैश के बदले पहले अपर लिमिट डालेंगे तो, फिर बीच में माइनस और लोअर लिमिट डालेंगे तो r डैश के बदले इनफाइनाइट, मतलब 1/∞। इस तरह का हमारा सिचुएशन हो जाएगा। तो 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0, मतलब ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। 1/r में से हम लोग 0 को घटाएंगे तो क्या होगा, 1/r ही बचेगा। और q बाई 4πε0 में 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या बचेगा हम लोग के पास, q बाई 4πε0 इंटू r। ये सारा कैलकुलेशन था, यही आपका फाइनल वैल्यू है। जो हमारा वर्क डन हो रहा है इनफाइनाइट से लेके p पॉइंट पर लाने में, सॉरी ओरिजिन के पास हमारा चार्ज था और यहाँ पर हमारा p पॉइंट है, इनफाइनाइट से लेके p पॉइंट पर लाने में जो हमारा वर्क डन हो रहा है इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। एक्चुअली इसमें डिफिनीशन नहीं था, एक बार मैं खुद से डिफिनीशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज to bring it from infinite to a particular point is called electric potential।
पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो वर्क डन होगा इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में, इसी वर्क डन को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/4πε0 इंटू आर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमेशा आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3 फार्मूला आपका एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। एक इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या है, Q1 इंटू Q2/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला इसी की तरह है जिसमें एक Q गायब हो जाता है, क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर। और इसमें आर में से एक आर को अगर हम लोग गायब कर दे तो हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से डिनोट करेंगे। तो V इक्वल टू क्या हो गया, Q/4πε0 इंटू आर। तीनों फार्मूला एक जैसा ही है। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो तीनों फार्मूला को आप हमेशा ध्यान में रख पाएंगे। फिर है दिस बाय डेफिनीशन इज़ द पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q। ये हमारा डेफिनीशन के अकॉर्डिंग पोटेंशियल पॉइंट P पर जो है वो हमारा चार्ज Q के कारण कितना हो जाएगा, V से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरली V से डिनोट करते हैं और P पॉइंट हमारा R डिस्टेंस पे है, इसलिए V R आपको शो कर रहा है। जनरली आप V भी लिख सकते हैं, R नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड है, आप समझ जाएंगे कि R डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू Q/4πε0 इंटू आर। यह फार्मूला हमारा फाइनल डेरिवेशन है। ये आपके 5 मार्क्स में भी कभी कभी आपको बोर्ड एग्जाम में ये पूछ देता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप डेराइव कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, पेज नंबर 55। इक्वेशन 2.8 इज़ ट्रू फॉर एनी साइन ऑफ चार्ज Q। जो हमारा इक्वेशन आया था Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, वो चार्ज के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड है। हमारा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। -Q/4πε0 इंटू आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चार्ज को भी कंसिडर करेंगे, लेकिन फोर्स में हम लोग क्या करते थे, हमेशा मैग्नीट्यूड उसका लेते थे पॉजिटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप क्या करेंगे, नेगेटिव को भी आप कंसिडर करेंगे। तो दो वी कंसिडर्ड Q इज़ ग्रेटर दैन 0 इन इट्स डेरिवेशन। हम लोग इसके डेरिवेशन में क्या कंसिडर किए थे, Q हमारा ग्रेटर दैन 0 है। फॉर Q लेस दैन 0 V इज़ लेस दैन 0। जब Q हमारा लेस दैन 0 होगा, मतलब Q निगेटिव में होगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा निगेटिव में होगा। जब चार्ज हमारा लेस दैन 0 है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा लेस दैन 0 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स में ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। फिर है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट इज़ निगेटिव। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो हम लोग मतलब कर रहे थे, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो वर्क डन कर रहे थे इनफाइनाइट से यहाँ पर लाने में, तो हमारा वर्क डन क्या हो रहा था, पॉजिटिव वाले कंसिडर पॉजिटिव। जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ले रहे थे तो हमारा फोर्स इधर अप्लाई हो रहा था, जिसके कारण वर्क डन हमारा निगेटिव हो जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर निगेटिव चार्ज डाले हम लोग, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसी डायरेक्शन में फोर्स हमारा वर्क करेगा और वर्क डन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो उस कंडीशन में वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज डालने पे हमारा क्या आ रहा था, अभी जो केस हम लोग देखे हैं उसमें वर्क डन का निगेटिव वैल्यू आ जा रहा था। फिर है दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P इज़ पॉजिटिव। इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है कि हमारा जो वर्क डन हो रहा है इनफाइनाइट से चार्ज को एक पॉइंट पर लाने में, वो वर्क डन हमारा क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज एट इट शुड बी सिंस फॉर Q इज लेस दैन 0 the force on a unit positive test charge is attractive, so that electrostatic force and the displacement are in same direction. Finally, we note equation 2.8 is consistent with the choice of potential at infinity B0। वही सिचुएशन जो मैंने बताया था आपको, वही सिचुएशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा डिटेल में कि यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज था, जो कंडीशन अभी हम लोग पढ़े हैं उसमें। तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा था, जिसके वजह से हमारा वर्क डन निगेटिव था।
लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे तो हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही हमेशा रहता है, और यहाँ पे अगर हम लोग निगेटिव चार्ज को डाल दें ओरिजिन पे, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे फोर्स हमारा अट्रैक्टिव अप्लाई हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब कि दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0। पिछले कंडीशन में क्या हो रहा था, फोर्स इधर अप्लाई हो रहा था, वर्क डन इधर हो रहा था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था, जिसके वजह से वर्क डन फाइनली हम लोग नेगेटिव ले रहे थे। फिर है फिगर 2.4 शोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर वेरीज विथ r। अब इसका कहना है कि ये जो फिगर बताया गया है, इस फिगर में हम लोग देखें अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जैसे जैसे हमारा r बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है बहुत तेज़ी में घटेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है 1/r स्क्वायर है, मतलब कि दूरी घटा तो दूरी अगर बढ़ा तो दूरी बढ़ने के बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जितना ये बढ़ा उतना घटेगा। लेकिन जैसे ही ये हमारा इतना मान लीजिए कि बढ़ा, क्या बढ़ा, डिस्टेंस r बढ़ा, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है इसका स्क्वायर, मतलब मान लीजिए कि ये r है तो r का स्क्वायर, मान लीजिए ये 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर घट जाएगा। समझ रहे सिचुएशन को, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा घटेगा दूरी बढ़ने पर, और दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है थोड़ा सा इसकी तुलना में कम घटेगा, लेकिन घटेगा। अब इस फिगर से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। V हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, और E हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है E। जैसे जैसे हमारा क्या हो रहा है, दूरी बढ़ रहा है, इस फिगर में हमारा ये वाला जो है ये हमारा डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ऊपर जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, ध्यान से समझेंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो तेज़ी में घट रहा है, तेज़ी में घटते 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 नीचे जा रहा है। ये हल्का वाला जो दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ से आप यहाँ पर नज़र दौड़ाए अगर, तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या है, घट रहा है, तेज़ी में घट रहा है, घटते घटते निग्लेजेबल हो जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भी घट रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी हमारा घट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तुलना में थोड़ा सा कम है। वही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। फिगर 2.4 वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ R इन यूनिट्स ऑफ Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर मीटर। ब्लू कर्व, ये जो ब्लू वाला कर्व है ये हमारा किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो 1/r, मतलब V जो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r, ये वाला हमारा ब्लू वाला कर्व है, और ये जो ग्रे वाला कर्व है ये किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको बेहतर ढंग से समझ चुके हैं। अब इसका एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग एग्जाम्पल 2.1 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2.1 है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है पॉइंट P पर ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम। जो चार्ज का वैल्यू कितना है, इतना Q का वैल्यू दिया हुआ है, लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, और R का भी वैल्यू इसमें दे दिया है कि हमारा 9 सेंटीमीटर अवे पे हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट A था। पार्ट A का पहले सॉल्यूशन देख लीजिए। V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आप लोग अभी पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग कर दीजिए, या Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हमेशा आपको याद रहना चाहिए। चार्ज का वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 कूलम डाल दीजिए, बाई R का वैल्यू 9 सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0.09 मीटर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, इतना वैल्यू आ जाएगा हमारा, इतना वोल्ट। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
का जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग वी से डिनोट करते हैं। फिर पार्ट बी को देखिए, हेंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम्ब फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। चूँकि हम इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, वर्क डन हमारा हो रहा है चार्ज को, जो हमारा चार्ज का वैल्यू है इतना, उसको इनफाइनाइट से पी पॉइंट पर लाने में। डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ अलॉन्ग विच चार्ज ब्रॉट। तो क्या ये हमारा पाथ पे डिपेंड करता है कि किस पाथ के थ्रू, मान लीजिए यहाँ से हमको पी पॉइंट पर लाना है तो ये सीधे आया है, कि ऐसे घूम के आया है, कि ऐसे घूमते हुए आया है, क्या इस पाथ पे निर्भर कर रहा है, इस चीज़ को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान में लाए, वी इक्वल टू क्या हमारा था, जो हमारा वर्क डन होता है वो वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू। तो हमारा वर्क डन अगर हम लोग देखें तो वर्क डन इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वी इंटू क्यू। ये अभी के पिछले क्लास में ये हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटू चार्ज, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारा है वर्क डन वो क्या है, v इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो हमारा वैल्यू है v का इतना 4 × 10⁻⁴, उसको हम लोग यहाँ पर डाल दें। और फिर चार्ज का जो वैल्यू दिया है, चार्ज का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है इतना, चार्ज के वैल्यू को हम लोग डाल दिए, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू को हम लोग डाल दिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा वर्क डन मिल गया। अब बताइए इस वर्क डन में इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन का कोई महत्व है, कोई भी महत्व नहीं है। उसी चीज़ को हम लोग मेंशन कर देंगे, नो वर्क डन विल, नो मतलब नहीं, मतलब क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा नहीं, वर्क डन विल बी पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन जो है वो हमारा क्या होगा, पाथ इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि रास्ता से स्वतंत्र। चार्ज को इनफाइनाइट से आप ऐसे घुमा के लाइए या फिर ऐसे करके ऐसे लाइए, आपको जैसे लाना है वैसे लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करेगा, बीच में कैसा भी रास्ता रहे उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एनी आर्बिट्री इनफाइनेटिसिमल पाथ कैन बी रिजॉल्व into 2 perpendicular displacements, one along r and another along perpendicular to r। मतलब कि जो हमारा ये हम लोग आर्बिट्री अगर इनफाइनाइटली स्मॉल पाथ की अगर कंडीशन को देखें तो उसमें हम लोग दो ही डायरेक्शन को ले सकते हैं, एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और उसके तरफ जो डायरेक्शन है, उसके अलॉन्ग जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। फिर है द वर्क डन कॉरस्पॉन्डिंग टू लेटर विल बी 0। अब जो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन होगा बाद में, वो हमारा वर्क डन बाद में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन था ओवरऑल। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है 2.4 पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम का 5 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है, ये थोड़ा लंबा भी है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल वाले क्लास में देखेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।